डेफिनेशंस के बाद चैप्टर 2 है, जिसमें बताया गया है कि ये क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके मुताबिक ये है कि गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। और जो ये अथॉरिटी है ये कॉर्पोरेट बॉडी होगी जिसके पास परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होगी, और ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकती है, ज़मीन को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे स्यू कर सकती है, और इसको स्यू भी किया जा सकता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लाहौर का सेक्शन 4 है। इसमें कंपोजिशन है, ये अथॉरिटी किस तरह कंपोज होगी। ये जो है इसमें टोटल जो होंगे मेंबर वो 18 होंगे, 18 मेंबर होंगे। और ये 18 मेंबर में से जो इसका चेयरपर्सन हो गया वो होंगे चीफ मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसी तरह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट इसके मेंबर होंगे, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इसके मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी सर्विसेज विंग सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका मेंबर होगा। और इसी तरह सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन होगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। अच्छा, ये तो होंगे जो इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और इसमें मतलब ये जो भी उस टाइम पे सेक्रेटरी होगा इसका मेंबर होगा, एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। इसके अलावा इसमें जो है 3 मेंबर ऐसे होंगे जो पंजाब असम्बली के इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो इसके मेंबर होंगे इस अथॉरिटी के। और उन 3 मेंबर के लिए उनको नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर करेगा, उन मेंबर्स को प्रोविंशियल असम्बली के वो जो है करंट उसके वो होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो उसमें सिटिंग एमपी होंगे। और उनमें से कंपलसरी है कि एक जो है वो फीमेल होगी। और इसी तरह चार जो मेंबर वो इंडिपेंडेंट होंगे, और उन 4 इंडिपेंडेंट मेंबर को सिलेक्शन पैनल सेलेक्ट करेगा, और उन 4 मेंबर में से भी एक फीमेल होगी। और लास्ट में जो डीजी होंगे, जो डीजी पीरा होंगे, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो डीजी होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे, और वो इसके सेक्रेटरी के तौर पे भी काम करेंगे। बाकी जो है इसमें ये जनरली है, इसके जो सेक्शन है उन्होंने आगे दिए हुए, इसके सब सेक्शन जो हैं इसमें उसकी डिटेल है, मतलब इसको कोई एज सच मतलब जस्ट आप रीडिंग करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी नहीं है। इसके बाद हम सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे। जो ये हमने पढ़ा है कि इसमें कि ये जिसके जो 4 मेंबर होंगे वो होंगे इंडिपेंडेंट मेंबर। उन इंडिपेंडेंट मेंबर को किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने एक सिलेक्शन पैनल बनाया है। वो जो सेक्शन 5 है वो सिलेक्शन पैनल को सेक्शन पैनल में हम ये डिस्कस करेंगे कि 4 इंडिपेंडेंट मेंबर को किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें सबसे पहले ये है कि ये जो सिलेक्शन पैनल है इसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा सिलेक्शन पैनल को, और इसमें 3 मेंबर्स होंगे सिलेक्शन पैनल में। उनके लिए ज़रूरी है कि वो ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे और ना ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसी तरह वो इंडिपेंडेंट मेंबर जो होंगे जो कोई भी डिसीजन करेंगे वो मेजोरिटी की करेंगे, मतलब 2-1 या 3-0 के हिसाब से किसी 4 इंडिपेंडेंट मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो है विद इन 30 डेज ये प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करने का। और जो डीजी हैं बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी पीरा, वो इनको सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जो भी सेक्रेटरीट की इन्हें असिस्टेंस चाहिए होगी। इसी तरह अब उन्होंने आगे सेक्शन 6 में उसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन बताई है कि वो जो इंडिपेंडेंट 4 मेंबर होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। उसमें उसकी क्वालिफिकेशन एक होगी, वो इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी का होगा, और जो है ये फिर सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर में से हो सकता है। बाकी उसमें उन्होंने इसकी डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस की है, जो कि 8 डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है कि वो उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ये 8 डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले जो है कि वो जो बंदा है किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से ताल्लुक ना रखता हो, और ना ही वो पब्लिक सर्वेंट हो पिछले 6 माह में। मतलब अगर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या पब्लिक सर्वेंट हो, सरकारी मुलाजम हो, तो वो 6 माह पहले उसकी वो जॉब से रिटायर हो गया हो, फिर वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर वो 6 माह से कम करता है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए। इसी तरह वो फिजिकल और मेंटल इंकेपेसिटी या बीमार ना हो,
वो बैंक करप्ट ना हो, लोन डिफाल्टर ना हो, टैक्स डिफाल्टर ना हो, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में किसी सर्विसेज में ना हो, वो किसी स्टेचुटरी बॉडी में ना हो जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। स्टेचुटरी बॉडी होती है जो कोई भी ऐसी चीज़, जिस तरह ये हमारी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसका कमीशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या किसी भी कानून के तहत बनती है, यस ऑटोनमस बॉडीज होती हैं। स्टेचुटरी बॉडी जो कानून के तहत बनती हो, प्राइवेट ना हो, स्टेचुटरी कानून मतलब सरकारी हो। अच्छा, इसके बाद इसमें जो है वो बंदा किसी सर्व जो है डिसमिस ना हो फ्रॉम सर्विस से, या रिमूव ना हो, या कंपनी से रिटायर्ड ना हो उस पर करप्शन के बेस पे या किसी मिसकंडक्ट के बेस पे, और वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्टेड ना हो, और लास्ट है वो उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ये जनरल से इसके जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये 8 डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने सेक्शन 6 में डिस्क्राइब की है। सेक्शन 7 बताता है कि जो मीटिंग होगी, वो अथॉरिटी की मीटिंग जो होगी उसके मुताबिक अथॉरिटी कैसे में जब भी वो डिसाइड करेगी वो मीटिंग कर सकती है, और उसको उसका जो प्रिजाइड करेगा वो चेयरपर्सन करेगा। चेयरपर्सन की गैर मौजूदगी में वाइस चेयरपर्सन करेगा। वाइस चेयरपर्सन मतलब चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी साहब की गैर मौजूदगी में किसी भी मेंबर को चेयरपर्सन यानी सीएम डिक्लेयर कर सकता है कि वो उस मीटिंग को चेयर करे। अथॉरिटी के जो हैं मेंबर्स टोटल हैं वो जो उसका कोरम है वो 1/2 है। मतलब कि अगर अथॉरिटी में जिस तरह में उसके कंपोजिशन में पड़े थे 18 मेंबर हैं, तो अगर उस टाइम जब वो मीटिंग हो रही होगी उसमें 9 मेंबर होंगे तो उसका कोरम पूरा हो जाएगा। इसी तरह डीजी साहब जो है वो उसकी मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह को नोट करेंगे बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी। बाकी जो है इसमें जनरल चीज़ है कि कोई ऐसी नहीं है कि जो मतलब वो जनरल पढ़ने से समझ आ जाएगी। सेक्शन 8 जो वो डीजी साहब के बारे में बताता है कि डीजी साहब की क्वालिफिकेशन जो है, जो डीजी होगा डायरेक्टर जनरल पीरा, उसकी बेसिक पे स्केल वो एट लीस्ट मिनिमम 19 स्केल का होना चाहिए, और पैस ग्रुप या प्रोविंशियल मैनेजमेंट पीएमएस ग्रुप से होना चाहिए। तो ये डीजी की उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है। और ओवरऑल जो सुपरविजन है और इसकी पीरा की वो डीजी के सपोर्ट दोगे, डीजी साहब उसको करेंगे। डीजी रिस्पॉन्सिबल होगा सारे सेक्रेटरीट फंक्शंस का। अच्छा, अब नेक्स्ट सेक्शन 9 में जो कमेटी है इसमें बताया गया है कि ये जो अथॉरिटी है ये कमेटी बना सकती है। अथॉरिटी टोटल कंसिस्ट करती है 18 मेंबर पे। ये कमेटी बना सकती है, ये कह सकती है कि ये जो हमारी जो फंक्शंस है इसके अथॉरिटी के, वो हम एक कमेटी बना रहे हैं 3 मेंबर्स की। तो वो कमेटी उसके बिहाफ पे, अथॉरिटी के बिहाफ पे सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसको उन्होंने सेक्शन 9 में डिस्कस किया है, और वो कमेटी के पास इख्तियार दिया गया है कि वो किसी को भी उसमें कोऑप्ट कर सकती है अथॉरिटी के मेंबर्स के अलावा। अब इसमें पावर फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी बताया गया है सेक्शन 10 में कि उसकी क्या फंक्शंस होंगे, पावर होंगी। इसमें जो है 19 फंक्शंस स्पेसिफिकली बताए गए हैं कि अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शंस होंगे, और ये जो जनरल ही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, और ये रिपीटेड है। इसी तरह आगे हम जब पढ़ेंगे, रिपीटेड मतलब आगे भी सेम फंक्शन वो भी आएंगे, बार बार ही आएंगे। मतलब कि इसमें जो नेक्स्ट होगा, जिस तरह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड, उसके भी सेम ही इस तरह के होंगे, इसलिए रिपीटेड होंगे। एक दफ़ा अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये आपको आगे पूरे एक्ट में ये बार बार यही वर्ड्स और यही लाइन और यही चीज़ जो यही पावर में ये रिपीटेड होंगी। तो इसको एक दफ़ा हम जनरली देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला इसका जो फंक्शन है ये ओवरसी करेगा, स्पीयर हेड करेगा, मॉनिटर करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। पॉलिसी जो भी होगी उसकी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको स्पीयर हेड करेगा, और ये हियरिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। इसी तरह ये अथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है जिसका पे स्केल मिनिमम 18 होगा। ये सिचुएशनल असेसमेंट कर सकता है, और उस सिचुएशन असेसमेंट करेगा जो भी कोई ये सिस्टमेटिकली गैदर एनालाइज रेलेवेंट डाटा करके कंडक्ट इंक्वायरी कर सकता है ये किसी भी उसके लिए शेड्यूल लास्ट के रेलिवेंट या किसी भी मकसद में। इसी तरह ये अपॉइंट एंड ट्रेन एम्प्लॉइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज कर सकता है। एस्टेब्लिश रोल्स, जुरिसडिक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, रोल वगैरह बताएगा वो क्या करेंगे, उनके बारे में जो भी सारी चीज़ें ये अथॉरिटी बताएगी। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉइज
कि एम्प्लॉयज़ की क्या परफॉर्मेंस है, उसको जज करने का क्राइटेरिया भी बताएगा कि हम उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर करेंगे। जिस तरह हम ACR लिखवाते हैं, तो उसको ये एक इसमें बताएंगे कि हाँ ये मेजर्स होंगे जिसके बेस पे हम आपके परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एक मेजर तो इसी तरह ये एस्टेब्लिश एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द एम्प्लॉयज करेगा। हायर एंड डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ सच एक्सपर्ट, ये कंसल्टेंट हायर कर सकता है, एक्सपर्ट कर सकता है अपने जो इस अपने एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए या इसके पर्पस को सर्व करने के लिए। ये इसी तरह जो इन्फोर्समेंट स्टेशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनको एडमिनिस्टर कर सकता है। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स को। ये इसी तरह सुपरवाइज मॉनिटर रिव्यू कर सकता है परफॉर्मेंस को, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स की और इन्फोर्समेंट स्टेशंस के परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकता है। असाइन कर सकता है किसी की ड्यूटी को इन्फोर्समेंट स्टेशंस को। किसी टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल एज शेड्यूल लॉज। रिकमेंड बजट करेगा, मतलब गवर्नमेंट को काम इतना बजट चाहिए। ये पिक्यूनियरी लिमिटेशंस बताएगा कि कौन सा ऑफिसर कितना जुर्माना कर सकता है, मतलब कि एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो कितना करेगा, इससे सब सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसके पास क्या पावर होंगे, वो ये सारी ये अथॉरिटी उनको पावर देगी। सेंक्शन पेमेंट करेगा, इसी तरह ये रिवार्ड दे सकता है किसी भी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को, किसी शख्स को जिसको वो समझता है कि इसने इसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में उसकी मदद की है। और इसी तरह ये अदर फंक्शन और पावर जो है गवर्नमेंट के, उनको एक्सरसाइज करने के लिए मतलब जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो करेगी ये अथॉरिटी। इसके बाद ये एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी है, सेक्शन 11 है। अथॉरिटी जो है ये अपने एम्प्लॉयज़ भी रख सकती है अपने पर्पज़ को सर्व करने के लिए, जनरल सा सेक्शन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।